दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर पर। यहाँ इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके जनरल कंपटीशंस के एग्जामिनेशंस में आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। तो बिना समय को देरी किए हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए 28 जुलाई 1914। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण 28 जुलाई 1914 को किया गया था, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 37 देश। युद्ध में कुल 37 देश ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किस शहर में हुई थी? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किस शहर में हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है सराजेवो। 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, काला हाथ क्या था? काला हाथ क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था। यह संस्था सर्बिया में थी जिसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या में भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों में शामिल देश कौन से थे? धुरी राष्ट्रों में शामिल देश कौन से थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी। जर्मनी ने धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में निम्न में से कौन शामिल था? विश्व युद्ध का बात है। मित्र राष्ट्रों में निम्न में से कौन शामिल था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी जापान। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। अगला प्रश्न है, त्रिकूट का निर्माण किस वर्ष हुआ था? त्रिकूट का निर्माण किस वर्ष हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 1882 1882। त्रिकूट का निर्माण 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस जापान युद्ध किसकी मध्यस्थता से समाप्त हुआ? रूस जापान युद्ध किसकी मध्यस्थता से समाप्त हुआ? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी रूजवेल्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से रूस जापान युद्ध 1904-05 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मोरक्को संकट कब उत्पन्न हुआ? मोरक्को संकट कब उत्पन्न हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 1906। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था जो यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव के कारण बना। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यह धर्म, दर्शन, समाज विज्ञान आदि के प्राचीनतम स्रोत माने जाते हैं और इसमें टोटल 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी वेद व्यास। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी 10। ऋग्वेद के 10 मंडल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त हैं और इस सूक्तों में ऋचाएँ होती है। कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र किस वेद के किस मंडल में है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी ऋग्वेद के 3रे मंडल। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है।
और इसे विश्वामित्र द्वारा रचित बताया गया है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, 10वां मंडल। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है। इसमें महत्वपूर्ण सूक्त जैसे नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, खील। अगला प्रश्न है, एडी का पूर्ण रूप क्या है? एडी का पूर्ण रूप क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, एनो डोमिनी। एडी का लैटिन रूप एनो डोमिनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जेसस, यानी कि जेसस क्रिस्ट प्रभु के वर्ष में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उनका निधन कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उसका निधन कब हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 483 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका अर्थ है कि वे लगभग 80 वर्ष जीवित रहे। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व, बीसी और ईस्वी यानी एडी की गणना किसकी जन्मतिथि के आधार मानकर की जाती है? बीसी और एडी की गणना किसकी जन्मतिथि को आधार मानकर की जाती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, ईसा मसीह। ईसाई पंचांग में समय की गणना ईसा मसीह के जन्म के आधार पर होती है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्षों को ईसा पूर्व यानी बीसी और जन्म के बाद के वर्षों को ईस्वी यानी एडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पहला मुख्य धारा इतिहास किसने लिखा था? हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पहला मुख्य धारा इतिहास किसने लिखा था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला मुख्य धारा इतिहास 1904 में लिखा था। यह इतिहास ब्रिटिश दृष्टिकोण से लिखा गया था, जिसमें भारत को एक शासकविहीन देश कहा गया। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह की जन्म तिथि किस रूप में आरंभ मानी जाती है? ईसा मसीह की जन्म तिथि किस रूप में आरंभ मानी जाती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, ईस्वी संवत की शुरुआत। ईसा मसीह के जन्म वर्ष को ही ईस्वी संवत की शुरुआत मानी जाती है, जिसे अंग्रेजी में एडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ यानी कि श्लोक हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1810। सामवेद के अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? सामवेद के अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, ऋग्वेद। सामवेद में अधिकतम मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का स्रोत किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का स्रोत किस वेद को माना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है क्योंकि इसके मंत्र गाए जाते हैं और यह तालबद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद के मंत्रों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता था? सामवेद के मंत्रों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, गाकर। सामवेद के मंत्रों को गाया जाता था, यह संगीत प्रधान वेद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में मंत्रों एवं विधियों का संकलन मिलता है? निम्न में से किस वेद में मंत्रों एवं विधियों का संकलन मिलता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, सामवेद। सामवेद में मंत्रों और विधियों का तालबद्ध संकलन है, जिससे इसे गाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है?
फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, चंद्रगुप्त मौर्य। गस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, टॉलेमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? टॉलेमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, भारत का भूगोल। टॉलेमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारतीय पशु पक्षी खनिज आदि का वर्णन है। अगला प्रश्न है, डायोनिसियस किसके राजदूत थे? डायोनिसियस किसके राजदूत थे? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, टॉलेमी फिलोदेलिस। डायोनिसियस मिस्र के शासक टॉलेमी फिलोदेलिस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, फेरेस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किससे संबंधित है? फेरेस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किससे संबंधित है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ई, लेखक ज्ञात नहीं है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है पर इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं का विवरण है। अगला प्रश्न है, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस किसके दरबार में आया था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बिंदुसार। डाइमेकस सीरियन शासक का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, टेसियस का विवरण क्यों अविश्वसनीय माना जाता है? टेसियस का विवरण क्यों अविश्वसनीय माना जाता है? इस प्रश्न का ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, वह कहानीकार था। टेसियस की जानकारी अधिकतर कल्पनाओं और कहानियों से भरपूर थी इसलिए इसे अविश्वसनीय माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होती है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्रदान करनी होती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर अनुमति देने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर अनुमति देने की शक्ति देता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं व नामों में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, संसद में किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? संसद में किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अनुमति देना। संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही कानून बनता है। अगला प्रश्न है, स्वाति तिरुनल राम वर्मा किस राज्य के राजा थे? स्वाति तिरुनल राम वर्मा किस राज्य के राजा थे? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, त्रावणकोर। स्वाति तिरुनल राम वर्मा त्रावणकोर के राजा थे और स्वयं ही महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने कई पदों, वर्णनों व कृतियों की रचना की।
अगला प्रश्न है, श्याम शास्त्री ने किस देवी की प्रशंसा में रचनाएं की? श्याम शास्त्री ने किस देवी की प्रशंसा में रचनाएं की? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मीनाक्षी। श्याम शास्त्री ने देवी मीनाक्षी की प्रशंसा में नवरत्न मल्लिका की रचना की। अगला प्रश्न है, अंकरण का उपयोग किसने अपनी रचनाओं में किया? अंकरण का उपयोग किसने अपनी रचनाओं में किया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, मुथुस्वामी दीक्षितार। विकल्प सी, मुथुस्वामी दीक्षितार। मुथुस्वामी दीक्षितार ने अपनी रचनाओं में अंकरण का उपयोग किया। उनका संकीर्तनात्मक नाम गुरु गुहा था। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, पंचरत्न कृति किस संगीतज्ञ की प्रसिद्ध रचना है? पंचरत्न कृति किस संगीतज्ञ की प्रसिद्ध रचना है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, त्यागराजन। पंचरत्न कृति त्यागराजन की प्रसिद्ध रचना है जो उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाने के कारण भी बनी। दोस्तों, इस वीडियो का ये आखिरी सवाल और ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन आप अगर करते हैं तैयारी और जनरल जीके और या फिर करंट अफेयर्स से रहना चाहते हैं अपडेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए।